हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक, जिसमें हम अपने सारे रोग कंप्लीट कर चुके थे। तो डेंगू रोग जो थे वहाँ तक का हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो गया। तो कल जो हमने रोग पढ़े थे वो थे हमारे चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, जुकाम या सामान्य ठंड, एमीबियोसिस। ये सारे रोग थे, तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी। ठीक है, तो हमने चिकनगुनिया पढ़ा था। तो चिकनगुनिया का हमने देखा था कि रोगजनक था विषाणु, जिसका नाम था अल्फा विषाणु, अल्फा वायरस। इसका जो रोगवाहक था वो भी मादा एडिस और एजिप्टी मच्छर थे और टाइगर मच्छर थे। और इसके लक्षण थे चिकनगुनिया के: तीव्र ज्वर होता है, सर दर्द होता है, शरीर पर छोटे छोटे लाल चकत्ते बन जाते हैं और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है और अनिद्रा हो जाती है यानी कि नींद नहीं आती। फिर था स्वाइन फ्लू। हमारा स्वाइन फ्लू मैंने आपको बताया कि बहुत ही घातक बीमारी होती है, यानी कि अगर स्टार्टिंग में इसका पता चल जाए शुरू से ही तो इससे बचा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लास्ट स्टेज पर इसके काफ़ी सारे स्ट्रेन्स हैं। अगर कोई हैवी स्ट्रेन्स आ जाए बॉडी में तो इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। तो इसका जो रोगजनक था वो भी विषाणु था, उसका नाम था स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि नाक द्वारा होता है और इसको SIV बोलते हैं। इसके स्ट्रेन्स मैंने आपको बताए थे 4 प्रकार के होते हैं: H1N2, H2N2, H3N1 और H3N2। SIV जो होता है वो मुख्य रूप से सुअरों में पाया जाता है, यानी कि ये वाला जो वायरस है वो मुख्य रूप से सुअरों में पाया जाता है। और उसके लक्षण थे तीव्र ज्वर, ठंड लगना, सर दर्द होना, भूख न लगना और शरीर में दर्द होना। उसके बाद था हमारा जुकाम या सामान्य ठंड, जिसको हम कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं। ठीक, तो ये काफ़ी कॉमन बीमारी है। ये अपने आप खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है 7 दिन में। इसकी कोई दवाई नहीं बनी कॉमन कोल्ड की। तो इसका जो रोगजनक है वो भी विषाणु है, जिसको राइनो वायरस बोलते हैं। इस रोग में क्या है कि 2 साइंटिस्ट थे, ईसॉक्स और लिंडरमैन। उन्होंने बताया था कि जो कशेरुकी प्राणी होती है यानी कि वर्टिब्रेट्स, जो ह्यूमंस होते हैं, उनके शरीर में इस विषाणु के संक्रमण से संक्रमित कोशिका होती है, एक जो प्रति विषाणु प्रोटीन उत्पन्न करती है यानी कि एंटीवायरस प्रोटीन उत्पन्न करती है, जिसे इंटरफेरोन कहते हैं। ठीक, इंटरफेरोन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, मैंने आपको कल ही बताया था। तो ये जो इंटरफेरोन है ये संक्रमित कोशिका के जो आसपास की कोशिकाएं होती हैं उनको विषाणु के संक्रमण से बचाता है। इंटरफेरोन जो होता है एक इम्यून सिस्टम का काम करता है हमारी बॉडी में, यानी कि जो ज़्यादा इफेक्ट कोई बीमारी ना कर पाए, इसलिए क्या करता है ये संक्रमित कोशिका के जो आसपास की कोशिकाएं होती हैं उनको उनके संक्रमण से बचा लेता है। कॉमन कोल्ड के लक्षण थे हमारे: गला दर्द होना, ठंड लगना, हल्का बुखार होना, सर दर्द हो जाना, खांसी हो जाना, कफ का आना, ये सारी चीज़ें होती हैं कॉमन कोल्ड में। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा एमीबियोसिस या अमीबिक पेचिस। तो जो एमीबियोसिस है ये एंटमीबा हिस्टोलिका द्वारा होता है, यानी कि अमीबा द्वारा होता है ये रोग। और ये क्या होता है, मनुष्य की आंत में रहकर ये घाव पैदा करते हैं। ये एंटमीबा हिस्टोलिका जो होता है ये मनुष्य की आंत में रहता है। ज़्यादातर आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी रोग हैं वो मनुष्य की आंत को ही क्यों इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की आंत में ही ज़्यादातर वायरस पाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या करती है, इसके जो लक्षण थे वो था रक्त आना, पस आना, यानी कि मलद्वार द्वारा रक्त आना, पस आना। जब घाव हो जाएंगे हाथ में तो रक्त भी आएगा, पस भी आएगा और मलद्वार द्वारा पतले द्रव के रूप में मल निकलता है। ठीक, उसके बाद था हमारा अतिसार और प्रवाहिका, जिसका डायरिया नाम है। ठीक, ये जो डायरिया है इसका जो रोगजनक है वो है जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिया। ठीक, ये इंटेस्टाइनेलिया से ही पता चल रहा है कि जो भी ये रोगजनक इसका वो आंत में पाया जाता है। और इसके लक्षण थे दस्त लगना, पेट व सर में दर्द, भूख न लगना व कमजोरी आना। उसके बाद हमने लास्ट रोग पढ़ा था अपना दाद। क्योंकि इतने ही रोग आपकी सिलेबस में हैं जितने मैंने आपको पढ़ाए, तो मैंने आपको एक एक करके डिटेल में पढ़ा दिए सारे रोग। तो दाद जो रिंगवर्म होता है, रिंगवर्म से ही पता चल जाता है कि एक रिंग टाइप बन जाती है। तो इसका जो रोगजनक होते हैं वो होते हैं कवक। इसके 3 कवक ये रोगजनक होते हैं, एक तो माइक्रोस्पोरम, दूसरा ट्राइकोफाइटोन और तीसरा एपिडर्मोफाइटोन। इसके लक्षण क्या है कि त्वचा व नाखून पर लाल गोल चकत्ते बन जाते हैं, वे पपड़ी होती है इसमें, यानी कि पपड़ीदार होते हैं और इन जगहों पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है और इनको मेडिसिन से भी ठीक किया जा सकता है, यानी कि डॉक्टर कुछ मेडिसिन बताते हैं तो उनसे इन्हें ठीक किया जा सकता है। अब आते हैं हमारी प्रतिरक्षा, यानी कि इम्यूनिटी हमारी क्या होती है। तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर खुद ब खुद ही किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम
आप कोरोना वायरस में देख रहे होंगे कितने एड्स आ रहे थे कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। डॉक्टर बोल रहे थे अगर जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसको ये वायरस इफेक्ट नहीं कर पा रहा है ज़्यादा, और जिनके वीक थे उनको इफेक्ट करता है ये वायरस। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता रखता है, यानी कि वो एंटीबॉडी बनाता है उसके अगेंस्ट, और वो किसी भी रोग को नष्ट कर सकता है। चाहे कोई भी कितना खतरनाक वायरस हो, कितना भी खतरनाक बैक्टीरिया हो, अगर वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो उसके अगेंस्ट खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उस वायरस या बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं। तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तो मोस्टली सभी लोगों को पता चल गया होगा कि इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वायरस चला है कोरोना, तो उसमें पता चल आई खुद ब खुद कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है जिसकी, उसको ये वायरस इफेक्ट नहीं कर पाता। तो जानते हैं इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी प्रतिरक्षा होती क्या है। तो इम्यूनिटी जो प्रतिरक्षा होती है यानी कि परपोषी होस्ट क्या होते हैं, होस्ट हम लोग हैं जिसके शरीर में कोई भी रोगजनक प्रवेश कर जाए। तो जो परपोषी की रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता जो होती है, यानी कि उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं, उसे प्रतिरक्षा तंत्र प्राप्त होती है। इसे प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है सहज प्रतिरक्षा और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा यानी कि इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा वो होती है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, यानी कि किसी द्वारा, किसी मेडिसिन द्वारा हमें दी जाने वाली इम्यूनिटी। तो जो सहज प्रतिरक्षा होती है ये हमारी बॉडी में जन्म से उपस्थित होती है, और ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो जन्म से ही बनती है। और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है कि यानी कि ऐसे रोग जैसे कि कैंसर हो गया और जितनी भी घातक बीमारी हैं, उनके लिए जो डॉक्टर्स हमें मेडिसिन देते हैं वो होती है उपार्जित, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि वो हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से, जिससे कि हम रोगों से लड़ने के काबिल बन सकें। ठीक, तो जानते हैं सहज प्रतिरक्षा के बारे में कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। सहज प्रतिरक्षा जो होती है एक अविशिष्ट रक्षा प्रणाली है। अविशिष्ट, अविशिष्ट से ही आपको पता चल रहा है कि एक क्या है, अविशिष्ट रक्षा प्रणाली है। ये जन्म से ही मौजूद होती है हमारी बॉडी में, यानी कि इंसान इसकी सहज प्रतिरक्षा के साथ पैदा होता है, और ये आनुवंशिक होती है हमारी बॉडी के अंदर। अतः इसे हम आनुवंशिक प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। आनुवंशिक भी कह सकते हैं और प्राकृतिक नेचुरल प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं हम इसको। तो ये जो प्रतिरक्षा होती है ये हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले बाह्य कारकों को रोकती है और उन्हें नष्ट करती है, यानी कि जो बाहर से हमें कोई भी चीज़ इफेक्ट करती है। हमारी स्किन होती है, स्किन पे रोम छिद्र होते हैं, आप देखते होंगे। तो ये जो रोम छिद्र होते हैं और ये जो स्किन होती है हमारी, ये किस लिए बनी हुई होती है इतनी सारी लेयर हमारी बॉडी में? इस वजह से कि कोई भी बाहर वाली चीज़ हमें इफेक्ट ना कर पाए हमारी बॉडी को, लेकिन फिर भी हम बीमार हो जाते हैं। तो बीमार किस वजह से होते हैं? कोई चीज़ जब ज़्यादा ही आपको इफेक्ट करे, बार बार इफेक्ट करे, तो उस चीज़ से हम बीमार हो जाते हैं। कुछ नाक द्वारा जाती हैं, कुछ मुख द्वारा जाती हैं। जैसे कि आप देखते हैं मच्छर काट लेता है, मच्छर काटने से क्या होता है कि बॉडी पे गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं और वो उस पर स्वेलिंग आ जाती है। ठीक, तो हमारी जो स्किन होती है वो क्या करती है कि वो उस हमारी बॉडी में ना फैले वो ज़्यादा, इसलिए उसमें स्वेलिंग हो जाती है, वो मोटी हो जाती है वहाँ से। तो अब क्या होता है कि जो बाह्य कारक होते हैं कि सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा कर देता है ये सहज प्रतिरक्षा। और ये अवरोध क्या क्या होते हैं? पहला होता है शारीरिक अवरोध। शारीरिक अवरोध यानी कि शारीरिक अवरोध में सबसे प्रमुख हमारी त्वचा है, हमारी स्किन है। ये क्या करती है, जो किसी भी बाह्य कारक को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। हमारी जो स्किन होती है वो किसी भी बाह्य कारक को हमारी बॉडी में प्रवेश करने से रोकती है। पहले उस चीज़ को खुद झेलती है, उसके बाद जब ज़्यादा ही इफेक्टिव वो चीज़ होती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। ठीक, तो अब दूसरा आता है श्वसन। हमारी नाक, हमारा जो श्वसन तंत्र होता है वो क्या करता है कि जितनी भी वायरस वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको बहुत जल्दी हमारी बॉडी में प्रवेश करने नहीं देता है, उनको बाहर से बाहर ही नष्ट करता रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब ज़्यादा ही इफेक्टिव होती हैं वो चीज़ें तो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती हैं। दूसरा जठरांत्र। जठरांत्र यानी कि हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, हमारा आमाशय से लेकर जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो जठरांत्र होते हैं। उसके बाद जनन मूत्र पथ को आश्रित करने वाली एपिथीलियम की श्लेष्मा आलेप, यानी कि जो हमारी म्यूकस कोटिंग होती है,
श्लेष्मा आलेप ये बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। म्यूकस कोटिंग जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या करती है, ये जितने भी बाह्य कारक होते हैं उनको हमारी बॉडी में प्रवेश करने से रोकती है, यानी कि बाह्य कारकों से हमारी बॉडी की रक्षा करती है। उसके बाद आता है दूसरा कायिकी अवरोध, यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है ये क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आती है लार। लार क्या होती है, हमारे मुंह में पाई जाती है। आँख के आंसू व आमाशय में HCl, ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर। आमाशय में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ये क्या करते हैं, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब आता है दूसरा कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध पता चल रहा है आपको, कोशिकीय से सेलुलर अवरोध है, सेलुलर बैरियर है। हमारा जो शरीर होता है आपको पता है कि RBC, WBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल्स, वाइट ब्लड कॉर्पल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इन सारी चीज़ों में हमारी बॉडी में ये सब पाए जाते हैं। ये सब क्या है, ये सब ब्लड के पार्ट है। तो हमारे शरीर के रक्त में PMNL क्या है आपको, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स पाई जाती हैं हमारे शरीर के अंदर। ये होती हैं श्वेताणु, WBC, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये क्या करती हैं, ये कोशिकीय अवरोध होती हैं, यानी कि ये सेलुलर बैरियर्स का काम करती हैं हमारी बॉडी में। श्वेताणु, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये सारी की सारी हमारी बॉडी में कोशिकीय अवरोध का कार्य करती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट साइटोकाइन अवरोध। ये जो साइटोकाइन अवरोध होता है इसका कार्य क्या होता है, इंटरफेरोन, मैंने आपको कॉमन कोल्ड में बताया कि इंटरफेरोन एक ऐसा प्रोटीन उत्पन्न करता है हमारी बॉडी के अंदर कि जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं उनको वो नष्ट करने की काम करता है, यानी कि जो हमारी संक्रमित कोशिकाएं होती हैं उनको, जो सुरक्षित कोशिकाएं होती है हमारी, उन तक पहुंचने नहीं देता वो इंटरफेरोन। तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरफेरोन, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बहुत बार पूछा गया आपका इंटरफेरोन। तो विषाणु संक्रमित केशिकाएं, यहाँ पे आपकी कोशिकाएं नहीं है, विषाणु संक्रमित केशिकाएं होती हैं। सॉरी, मैंने गलती से कोशिकाएं लिख दिया, लेकिन केशिकाएं होती हैं, विषाणु संक्रमित केशिकाएं। तो ये विशेष प्रकार की प्रोटीन, एक हमारी बॉडी में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिन्हें इंटरफेरोन कहते हैं, उन्हें स्रावित करती हैं संक्रमित केशिकाएं ही विशेष प्रकार की प्रोटीन स्रावित करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो आसपास की असंक्रमित कोशिकाओं को इन विषाणुओं से बचाती है। यानी कि संक्रमित केशिकाएं क्या करती हैं, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करती है जिसे इंटरफेरोन कहते हैं, और ये क्या करती है, ये आसपास की जो असंक्रमित कोशिकाएं होती हैं उनको विषाणुओं से बचाती है। यानी कि जितनी इफेक्टिव हो गई उतनी रहेंगी, बाकी जो हमारी बची हुई हैं उनको ये इफेक्ट नहीं करने देती। ठीक, तो ये होता है आपका साइटोकाइन अवरोध। उसके बाद आता है आपका प्रदाह अवरोध। तो ये जो प्रदाह अवरोध है ये क्या होता है, ये इन्नेट इम्यूनिटी का आपका लास्ट अवरोध है। ठीक, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो जो प्रदाह अवरोध होता है ये क्या करता है, जब शरीर या त्वचा में हमारा संक्रमण या ऊतक क्षय होता है, ऊतक क्षय यानी कि कोई भी कट लग जाना, हाथ का कट जाना, यानी कि कुछ भी लग जाना, किसी भी तरीके से कटना हमारे बॉडी का, तो ये होता है ऊतक क्षय। त्वचा में संक्रमण यानी कि कोई भी एलर्जी हो जाना, कुछ भी होना, त्वचा में संक्रमण बहुत टाइप का होता है, इन्फेक्शन हो जाना कोई भी, तो वहाँ लालपन व सूजन व दर्द जैसी स्थानीय प्रक्रिया होती है। अगर जब हमारी बॉडी में संक्रमण होता है, लालपन हो जाता है, जैसे कि चींटी काट जाए तो लाल लाल हो जाएगा, वहाँ पे मच्छर काट जाए स्वेलिंग आ जाएगी, उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ी देर दर्द होगा, खुजली होगी। तो ये क्या होती है, ये स्थानीय प्रक्रियाएं होती हैं जिसे प्रदाह प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि इन्हीं प्रक्रियाओं को प्रदाह प्रक्रिया कहते हैं। तो ये क्या होती है कि इसे रक्त केशिकाएं जो होती हैं वो अधिक पारगम्य हो जाती हैं, हमारी जो रक्त केशिकाएं होती हैं वो अधिक पारगम्य हो जाती हैं इसकी वजह से, जिससे जीव द्रव्य और भक्षी कोशिकाएं रक्त से निकलकर संक्रमण वाले स्थान पर पहुंच जाती हैं। यानी कि जब ये सब हो जाता है हमारी बॉडी में, या तो संक्रमण फैल जाए या ऊतक क्षय हो जाए, तो वहाँ पे लालपन हो जाएगा और सूजन या दर्द जैसी स्थानीय प्रक्रिया हो जाएगी। तो जैसे ही ये होगा वैसे ही जो रक्त केशिकाएं हैं वो अधिक पारगम्य हो जाएंगी, और उस जगह पर जीव द्रव्य और भक्षी कोशिकाएं जो हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करेंगी, वो रक्त से निकलकर संक्रमण वाले स्थान पर तुरंत ही पहुंच जाएंगी। तो उसमें क्या होता है कि जो जीव द्रव्य होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें एक सीरम प्रोटीन होता है। ठीक,
ये क्या करता है कि जीवाणुओं द्वारा स्रावित किए गए विषैले पदार्थों को निष्प्रभावी करता है। जीव द्रव्य में जो सीरम प्रोटीन पाया जाता है, ये जीवाणु द्वारा स्रावित किए गए विषैले पदार्थों को ये निष्प्रभावी करता है। मच्छर जो काटता है वो भी कुछ ना कुछ स्रावित करता है विषैले पदार्थ। जितने भी कीट होते हैं सारे के सारे कुछ ना कुछ विषैले पदार्थ स्रावित करते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या करता है कि जीव द्रव्य में जो सीरम प्रोटीन पाया जाता है वो इन विषैले पदार्थों को निष्प्रभावी कर देता है, कि जिससे कि कुछ टाइम के लिए हमारी बॉडी की रक्षा हो सके। ठीक, तो ये था आपका इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछिए, मैं आपका क्लियर कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, जो कि क्या होती है, हमारी उपार्जित होती है। ठीक है, जो डॉक्टर द्वारा ये मेडिसिन हमें दी जाती है, किसी भी रोग में हमें मेडिसिन दी जाती है, कुछ सर्जरी होती है हमारी, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में।